बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने यूनिटी को समझना सीखा, यूनिटी का इंटरफेस, गेम ऑब्जेक्ट्स, कंपोनेंट्स और सीन्स। अब यहाँ से हम रियल गेम डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, क्योंकि यूनिटी बिना स्क्रिप्टिंग के सिर्फ एक टूल है और सी शार्प स्क्रिप्टिंग यूनिटी को ज़िंदा करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी शार्प स्क्रिप्टिंग की, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। अगर आप प्रोग्रामिंग से घबरा रहे हैं तो पहले ही क्लियर कर दूं कि इस कोर्स में हम प्रोग्रामर बनने के लिए नहीं सीखेंगे सी शार्प, बल्कि गेम बनाने के लिए सी शार्प सीखेंगे। हम अननेसेसरी थ्योरी स्किप करेंगे, सिंपल एग्जांपल्स यूज़ करेंगे और हर चीज़ यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। इस वीडियो के बाद आप स्क्रिप्ट्स लिखने से नहीं डरेंगे, आप समझ जाएंगे कि कोड गेम को कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए यूनिटी को सोचना सीखते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा कि यूनिटी में हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्यूब, स्फीयर, कैमरा, लाइट। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, ये ऑब्जेक्ट्स खुद से काम कैसे करते हैं? क्यूब खुद से मूव क्यों नहीं करता? प्लेयर जंप क्यों नहीं करता? एनिमी अटैक क्यों नहीं करता? इसका जवाब है स्क्रिप्टिंग। यूनिटी में स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि गेम को बताना कि क्या करना है, कब करना है और किस तरह से करना है। यूनिटी का एडिटर गेम का बॉडी है और स्क्रिप्टिंग गेम का दिमाग। स्क्रिप्ट असल में एक इंस्ट्रक्शन फाइल होती है। इस फाइल के अंदर हम लिखते हैं प्लेयर कैसे मूव करे, बटन प्रेस पर क्या हो, गेम कब स्टार्ट हो, गेम कब एंड हो। यूनिटी में स्क्रिप्ट गेम ऑब्जेक्ट पर लगती है और उस ऑब्जेक्ट को बिहेवियर देती है। जैसे बिना ब्रेन के इंसान कुछ नहीं करता, बिना स्क्रिप्ट के गेम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझें, यूनिटी में ट्रांसफॉर्म भी कंपोनेंट है, रिजिड बॉडी भी कंपोनेंट है, कोलाइडर भी कंपोनेंट है, स्क्रिप्ट भी एक कंपोनेंट है। फ़र्क सिर्फ ये है कि बाकी कंपोनेंट्स यूनिटी बनाता है, स्क्रिप्ट्स आप बनाते हैं। इसलिए जब आप स्क्रिप्ट्स लगाते हैं आप ऑब्जेक्ट को अपना बिहेवियर देते हैं। यूनिटी स्क्रिप्टिंग के लिए सी शार्प यूज़ की जाती है। रीज़न सिंपल है, सी शार्प ईजी है, सी शार्प पावरफुल है, सी शार्प बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यूनिटी ने सी शार्प को गेम डेवलपमेंट के लिए सिंपल बना दिया है। इस कोर्स में हम प्योर सी शार्प थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम यूनिटी के लिए सी शार्प सीखेंगे। यूनिटी स्क्रिप्टिंग से आप प्लेयर मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, एनिमीज़ का लॉजिक बना सकते हैं, स्कोर सिस्टम बना सकते हैं, हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं, मेन्यूज़ और बटन्स कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो चीज़ रूल फॉलो करती है उसके पीछे स्क्रिप्ट होती है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। यूनिटी स्क्रिप्ट्स में कुछ स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं। गेम स्टार्ट होती है, गेम चलती रहती है, गेम एंड होती है। यूनिटी इन मूवमेंट्स पर स्क्रिप्ट के फंक्शंस को ऑटोमेटिकली कॉल करती है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप्स में डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखें, यूनिटी आपका कोड खुद चलाता है जब आप सही जगह लिखते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोडिंग मुश्किल है, मैं मैथ में वीक हूँ, मुझसे प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि गेम डेवलपमेंट में लॉजिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, मैथ्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती और लॉजिक प्रैक्टिस से आती है। इस स्टेप में हमने सीखा स्क्रिप्ट्स क्या होती है, स्क्रिप्ट यूनिटी में क्या रोल प्ले करती है, स्क्रिप्ट और कंपोनेंट का रिलेशन, सी शार्प क्यों यूज़ होती है। अगले स्टेप में हम अपनी पहली सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और यूनिटी में उसको यूटिलाइज करेंगे। यहीं से रियल जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, सो अब हम अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे। अगर आपने पहले कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की और प्रोग्रामिंग आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो एसेट्स का फोल्डर है, यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं और क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे सी शार्प स्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको नज़र आता है। याद रखें कि अगर हम यहाँ गेम ऑब्जेक्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको सी शार्प का ऑप्शन कहीं भी नज़र नहीं आएगा। सी शार्प स्क्रिप्ट इज़ नॉट ए गेम ऑब्जेक्ट।
सी शार्प स्क्रिप्ट इज ए एसेट जिसको हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं एज ए कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए फ़ोल्डर्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, और फ़ोल्डर्स प्रॉपरली आप कोई भी सेक्शंस जो हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसको हमने नाम दे देना है। सो इसका जो है वो हम नाम देते हैं माई स्क्रिप्ट। और माई स्क्रिप्ट का नाम देने के बाद हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो अगर आपका विजुअल स्टूडियो कनेक्टेड है विद यूनिटी 3D तो आपकी स्क्रिप्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जब भी आपकी स्क्रिप्ट ओपन होती है तो उसके अंदर कुछ प्री डिफ़ॉल्ट यूनिटी रिलेटेड कोड आपको नज़र आता है, और यहाँ पे आप देखें कि वी हैव दिस कोड। यहाँ पे ये जो यूजिंग यूनिटी सिस्टम डॉट कलेक्शन है, इनको हम नेम स्पेसेस बोलते हैं। और नेम स्पेसेस एक्चुअली आप इसको आप लाइब्रेरीज भी बोल सकते हैं, और ये इस मकसद के लिए होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ सेपरेट और विद इन यूनिटी किसी स्पेसिफिक फंक्शन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम ये कोड ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट ये जो यूनिटी इंजन है ये हाईलाइटेड है, और ये दो सिस्टम डॉट कलेक्शन लाइब्रेरी और सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक ये हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो दो आप लाइब्रेरीज हैं या ये दो नेम स्पेसेस हैं, ये आपकी इस स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ नहीं हो रही, इसलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। ओके, तो इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना कर दे देती हैं। यूजिंग यूनिटी इंजन का ये मतलब होता है कि यूनिटी इंजन के अंदर जितने भी टूल्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं इन दिस स्क्रिप्ट। और फॉर एग्जांपल हमने रिजिड बॉडी को एक्सेस करना है तो हम रिजिड बॉडी को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से और भी यूनिटी के अंदर जितने भी टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन है तो इसका ये मैश रेंडरर है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। प्लेन का ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस स्क्रिप्ट। तो इसलिए हम सबसे पहले ये इंक्लूड करते हैं। अगर ये लाइब्रेरी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये नेम स्पेस आप नहीं इंक्लूड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव एन एरर ऑन दिस मोनो बिहेवियर, एंड आल्सो ये भी हाईलाइट अब नहीं है, और हमारे फंक्शंस भी जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर जब आप यूनिटी रिलेटेड टूल्स को यूज़ करेंगे, यूनिटी का कोड आपने लिखना होगा, तो यूनिटी इंजन को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। और ये इसी तरह से सिस्टम डॉट कलेक्शंस एक स्पेसिफिक यूनिटी के सेक्शन को पिक करते हैं, और सिस्टम कलेक्शन डॉट जेनेरिक भी एक प्रॉपर सेक्शन को पिक करते हैं। अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है और हम इनको डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी यूनिटी इंजन के अंदर एक नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं, लाइक सिनेमशीन पैकेज अगर आपने इंस्टॉल किया, तो सिनेमशीन एक सेपरेट टूल है जो कि यूनिटी के अंदर काम करता है एज ए सेपरेट एसेट। तो उसको इंक्लूड करने के लिए फिर हमें यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सिनेमशीन लिखना पड़ेगा। ओके, यूनिटी इंजन डॉट, अब देखें यहाँ पे अगर आपने AI को यूज़ करना है तो AI को इंक्लूड करें, अगर UI को यूज़ करना है तो UI को यूज़ करें, अगर किसी और स्पेसिफिक ऑप्शन को आपने यूज़ करना है लाइक वीडियो को इंक्लूड करना है तो वीडियो ऐड करते हैं। इसी तरह से आपके पास यूनिटी इंजन के अंदर फिर जो मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं उनको भी आप स्पेसिफिकली जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सेक्शंस। तो डेफिनेटली ये हम बाद में जब मज़ीद
तो आपने समझ लिया नेम स्पेस या लाइब्रेरी क्यों काम करती है। उसके बाद आपकी पब्लिक क्लास माई स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है और मोनो बिहेवियर लिखा हुआ आ रहा है। कोई भी स्क्रिप्ट जो है उसको क्लास भी कहा जाता है, और ये जो है वो पब्लिक क्लास जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको यूनिटी एडिटर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्लास पब्लिक ना होती तो फिर हम इसको एडिटर में किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते थे। पब्लिक क्लास यानी स्क्रिप्ट को क्लास भी कहा जाता है। और माई स्क्रिप्ट जो है ये नाम है इस स्क्रिप्ट का। ये नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे तो उसके दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी, यूं स्पेस आपने कभी भी नहीं देनी। आल्सो आपने जो लिखा है, फॉर एग्जांपल ने स्क्रिप्ट का नाम स्मॉल में लिखा है माई स्क्रिप्ट, और यहाँ पे क्लास में जो है वो कैपिटल में माई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो ये आपको एरर दे देगा और आप गेम ऑब्जेक्ट पे कभी भी आपकी स्क्रिप्ट ऐड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रिप्ट का नाम है वही सेम नाम आपकी क्लास का होना चाहिए। ऑटोमेटिकली यूनिटी इसको वही नाम असाइन करता है। लेकिन कई दफ़ा जब हम कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस तो आपकी क्लास नेम यूजुअली चेंज हो जाती है, और फिर जब आप उसको ऐड करते हैं ऑन द गेम ऑब्जेक्ट तो आपको इश्यूज आ रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास मोनो बिहेवियर आ रहा है। मोनो बिहेवियर हमें ये बताता है कि हम ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो किसी भी यूनिटी के गेम ऑब्जेक्ट पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मोनो बिहेवियर नहीं लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट लिख दें फॉर एग्जांपल, तो ये अब एक स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हम इस स्क्रिप्ट को जो है वो किसी गेम ऑब्जेक्ट पे यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसे एज ए स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो मोनो बिहेवियर जो है उसका काम ये होता है कि ये हमें एबिलिटी देती है कि हम अपनी स्क्रिप्ट को किसी भी यूनिटी के गेम ऑब्जेक्ट पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं। स्टार्ट फंक्शन है। स्टार्ट इज कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट फ्रेम अपडेट। जब भी हमारी गेम रन होती है तो जो फर्स्ट फंक्शन रन हो रहा होता है, जो स्टार्ट में फंक्शन रन हो रहा होता है वो स्टार्ट फंक्शन कहलाता है। डेफिनेटली इससे पहले भी एक फंक्शन होता है जो कि वाइड अवेक फंक्शन हम उसको कहते हैं, और वो सारे फंक्शंस हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ स्क्रिप्ट को समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन है और ये अपडेट फंक्शन है। अपडेट फंक्शन जो है वो हर फ्रेम के साथ अपडेट होता है। याद रखें कि अगर आपके पास कोई हाई एंड डिवाइस है, डेफिनेटली अच्छा मोबाइल है या अच्छा कंप्यूटर है, तो उस पर जब आप गेम को रन करते हैं तो वो अच्छे फ्रेम्स में रन होती है, स्मूथली रन हो रही होती है। लेकिन अगर आप उसी गेम को स्लो कंप्यूटर पे रन करेंगे तो वो स्लोली रन हो रही होगी, वो लैग कर रही होगी गेम। तो अब ये जो अपडेट फंक्शन है ये जो है वो उस कंप्यूटर की फ्रेम्स के साथ चलता है। सो फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड वाला आपके पास कंप्यूटर है, तो इस आपने लिखा जी, फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि जी एक लाइन जो है वो अपीयर हो जानी चाहिए, और वो लाइन जो है इन द अपडेट फंक्शन आप उसको अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी debug डॉट लॉग, ये यूजुअली यूज़ किया जाता है फॉर डिबगिंग पर्पस, और हम कहते हैं जी माई स्क्रिप्ट। ओके, और ये हमने एक डीबग ऐड कर दिया इन दी स्टार्ट अपडेट फंक्शन। अब होगा क्या कि ये एवरी फ्रेम के साथ ये रन होगा, और अब आपका कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड के अंदर उसकी कितनी फ्रेम्स रन होती हैं ये आपके कंप्यूटर तक डिपेंड करता है। एक कंप्यूटर में 30 फ्रेम्स तक रन होंगी, एक में 40 फ्रेम्स भी रन हो सकती हैं, एक में 100 फ्रेम्स भी रन हो सकती हैं एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो इसलिए अपडेट फंक्शन जो है ये किसी भी
इसको अपडेट करता है किसी भी फंक्शन को पर फ्रेम। ओके, और अगर ये वाली लाइन हम स्टार्ट फंक्शन में लिखते हैं तो ये सिर्फ एक दफ़ा रन होगी और ये स्टार्ट में रन होगी। और हम यहाँ पे कहते हैं माई स्क्रिप्ट इन स्टार्ट, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि माई स्क्रिप्ट इन अपडेट, सेव करते हैं। अब ये जो है वाइड स्टार्ट ये फंक्शन है। तो जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं, मसलन आप कहते हैं जी कि एक हमारा फंक्शन हो, उसका नाम हो जी इंसर्न। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे वाइड और फिर आप लिखेंगे इंसर्न और फिर उसको ये दो छोटी ब्रैकेट्स देंगे और उसके बाद आपने दो करली ब्रेसेस ऐड कर दें। अब ये हमने एक नया फंक्शन बना लिया। ओके, तो ये इसका स्टाइल होता है कि आपने फंक्शन का नेम दिया, उससे पहले वॉइड लिख दिया। अब दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन होता है प्राइवेट फंक्शन और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट फंक्शन बनता है, और इसके साथ अगर आप प्राइवेट लिखते हैं तब भी इसका मतलब सेम है, वाइड इंसर्न या प्राइवेट वाइड इंसर्न का मतलब सेम होता है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के साथ पब्लिक लिखते हैं तो अब ये पब्लिक फंक्शन बन जाता है। तो ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं। पब्लिक फंक्शन जो है ये आप डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे प्लेयर कंट्रोलर है, कार कंट्रोलर है, और इसी तरह से IK से रिलेटेड स्क्रिप्ट है, ये कोई भी स्क्रिप्ट्स हैं। तो अब एक स्क्रिप्ट का कोड, एक स्क्रिप्ट का फंक्शन अगर आप किसी दूसरी स्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो आपने उस फंक्शन को पब्लिक फंक्शन बनाना होगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने ये तरीका सीख लिया कि हम कोई भी नया फंक्शन कैसे बना सकते हैं। वाइड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम देंगे, ये दो छोटी ब्रैकेट्स डालेंगे, उसके बाद दो करली ब्रेसेस होंगी और उसके दरमियान हमने अपना कोड लिख देना है। जब भी कोई स्क्रिप्ट शुरू होती है, क्लास शुरू होती है, तो यहाँ पे एक करली ब्रेस से ये शुरू हो रही होती है, आफ्टर दिस क्लास, और ये फिर इसी करली ब्रेसेस पे एंड भी कर रही होती है। सो फॉर एग्जांपल ये करली ब्रेसेस यहाँ पे नहीं होगी तो आप देख सकते हैं कि वी हैव एन एरर इन दिस स्क्रिप्ट। तो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आल्सो चीज़ इम्पॉर्टेंट मज़े की ये है कि आपने अगर मिस्टेक कर दी, ये एक एरर आ गया, तो ये एरर पे अगर आप जाएंगे तो ये आपको बता भी देगा कि ये देखें जी यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट जो है वो एक्सपेक्टेड है, ये करली ब्रैकेट जो है वो ये आपने यहाँ पे ऐड करनी चाहिए थी आपको लाइन नंबर 15 पे में भी, और जो कि आपने नहीं ऐड की। ओके, तो ये यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो ये एरर चला जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि हम स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट की बेसिक्स आपको समझ आ गई हैं। अब अगर हम यूनिटी के अंदर जाते हैं और इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐड करते हैं, सो फॉर एग्जांपल प्लेन पे ऐड करते हैं, अभी हमारे पास प्लेन मौजूद है, या आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस पर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्लेन को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर डायरेक्टली भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि प्लेन के ऊपर जैसे कि बाकी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्म है, मैश रेंडर है, प्लेन मैश फिल्टर है, मैश कोलाइडर कंपोनेंट है, इसी तरह से एक नया कंपोनेंट की सूरत में हमारी स्क्रिप्ट भी यहाँ पे आ जाती है, माई स्क्रिप्ट। ओके, और ये स्क्रिप्ट अभी हमारे पास आ गई है, और अगर हम गेम को प्ले करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। अगर आप प्ले करें और कोई एरर नहीं आता तो आप समझ जाएं कि आपकी स्क्रिप्ट आपने सक्सेसफुली लिख ली है। ये देखिए कोई भी एरर नहीं आया, और आल्सो आप देख सकते हैं कि चूँकि हमने प्ले मैक्सिमाइज्ड किया हुआ था तो इसलिए ये बड़ी स्क्रीन ओपन हो गई है। तो हम इसको छोटी स्क्रीन में ओपन करना चाहेंगे, उसकी वजह ये है कि हम कंसोल के अंदर जो हमने डीबग लाइन लिखी थी ये वाली, इसको देखना चाहेंगे डीबग डॉट लॉग को, ये कहाँ पे अपीयर हो रही है। तो डीबग्स जो हैं
डिबगिंग के लिए हम जो भी यूज़ करते हैं वो कंसोल के अंदर वो लाइंस अपीयर होती हैं। सो लेट्स प्ले द गेम, और अब हमारा कंसोल जो है उसके अंदर हमारे पास लाइंस आनी चाहिए। सो लेट्स ओपन द कंसोल, और यहाँ पे आप देखें कि ये जो स्क्रिप्ट इन स्टार्ट है ये सिर्फ एक दफ़ा रन हुई है। ये देखिए एक दफ़ा रन हुई है, और ये जो है अभी स्क्रिप्ट इन अपडेट, ये वाला फंक्शन जो है वो अपडेट हो रहा है, और ये देखिए विद एवरी फ्रेम अपडेट हो रहा है। अब ये हमारे कंप्यूटर पे फ्रेम्स किस तरह से रन कर रही हैं देखें, कुछ ही सेकंड्स हुए हैं और ये 6000 तक पहुंच गई है फ्रेम्स, और उन फ्रेम्स के अंदर एवरी फ्रेम ये वाला फंक्शन जो है वो रन हो रहा है। डेफिनेटली इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो कोलैप्स को अनचेक करेंगे तो ये देखिए आप, ये फंक्शन हमारा 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन जो है वो रन हो रहा है। ओके, तो आपने ये समझा कि हम स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसको कैसे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड किया जाता है। अगर ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ना हो, लेट्स डिलीट दिस स्क्रिप्ट। ओके, अब रिमूव द कंपोनेंट। अब अगर आप रन करेंगे तो कंसोल रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्क्रिप्ट तो आपके पास मौजूद है, स्क्रिप्ट मौजूद है, लेकिन हमने जब गेम को प्ले किया तो कंसोल में कोई मैसेज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर वो स्क्रिप्ट मौजूद ही नहीं है। तो स्क्रिप्ट रन करने के लिए आपको स्क्रिप्ट को किसी न किसी गेम ऑब्जेक्ट पे ऐड करना ज़रूरी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर हम ये माई स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं और लेट्स डिलीट दिस स्क्रिप्ट नाउ, इसको हम डिलीट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लेन में, तो अब वो स्क्रिप्ट चूँकि हमने डिलीट कर दी है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे एक एरर आ गया और ये आपको बता रहा है मिसिंग मोनो स्क्रिप्ट। अब आपको समझ आ गई कि ये मोनो बिहेवियर क्या बला थी, कि जी मोनो स्क्रिप्ट यानी कि जो गेम ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है मोनो स्क्रिप्ट, यानी मोनो बिहेवियर वाली स्क्रिप्ट आपने उसके साथ अटैच करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स हाउ टू राइट द स्क्रिप्ट, और नेक्स्ट लेवल में हम जो है वो प्रैक्टिकल फंक्शंस को समझेंगे, और बहुत कुछ होने जा रहा है इस वीडियो के अंदर। ओके, सो नाउ आगे बढ़ने से पहले हम मोनो बिहेवियर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि मोनो बिहेवियर शायद कोई फंक्शन है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, मोनो बिहेवियर एक क्लास है। इसको सिंपली यूँ समझ लें कि यूनिटी एक गेम इंजन है, एक ऑफिस है, और इसके अंदर ये गेम ऑब्जेक्ट जो है वो एक एम्प्लॉई है। कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जो है उसको आप एम्प्लॉई समझ लें, या जैसे कि हम जहाँ पे कोई करेक्टर ऐड करते हैं तो वो एक एम्प्लॉई है। उस एम्प्लॉई के ऊपर अगर आप कोई स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो उस स्क्रिप्ट को एज ए स्किल आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है तो उसकी क्या क्या स्किल्स हैं, उसकी वो वाली स्क्रिप्ट्स जो हैं वो रिलेटेड स्क्रिप्ट्स हम ऐड कर देंगे। और अगर एक एनिमी है तो उसकी क्या स्किल है वो हम ऐड कर देंगे ऑन दी एनिमी। तो स्क्रिप्ट्स को आप समझें कि ये स्किल है, और जो गेम ऑब्जेक्ट है वो एम्प्लॉई है, और मोनो बिहेवियर जो है वो एक आईडी कार्ड है जो इन दोनों को लिंक करता है। तो मोनो बिहेवियर जो क्लास है अगर वो ऐड नहीं होगी तो वी कांट यूज़ द स्क्रिप्ट ऑन दी गेम ऑब्जेक्ट। तो ये आपको सिंपली मैंने एक एग्जांपल दी छोटी सी। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि स्टार्ट फंक्शन है, जैसे कि अपडेट फंक्शन है। सो फॉर एग्जांपल हम इस क्लास के अंदर मोनो बिहेवियर को यूज़ ना करें और सिर्फ माई स्क्रिप्ट यूज़ करें, तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट फंक्शन जो है वो हाईलाइटेड नहीं रहा, बल्कि ये फेड हो चुका है। अपडेट फंक्शन भी फेड हो चुका है। आल्सो यूनिटी की और जो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, और वो
हम नहीं करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। तो मोनो बिहेवियर ज़रूरी होता है फॉर गेटिंग और पिकिंग द डिफ़ॉल्ट यूनिटी फंक्शंस। कुछ फंक्शंस जो हैं वो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि जिनको रन करने के लिए आपको स्पेसिफिक कोई किसी एरिया के अंदर उनको अपडेट नहीं करना पड़ता, कोड नहीं लिखना पड़ता, बल्कि आप उन फंक्शंस को अगर टाइप करेंगे, उन फंक्शंस का नाम अगर से जो है वो करेक्ट होगा तो आपका वो वाला फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा एट द सर्टन टाइम। जो जैसे कि हमारे पास वाइड अवेक का एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो स्टार्ट से पहले रन होता है। जब हमारी गेम अवेक होती है तो सबसे पहला फंक्शन जो रन हो रहा होता है वो अवेक है। उसके बाद स्टार्ट फंक्शन अब जो है वो रन होता है। उसके बाद अपडेट फंक्शन हमने देखा कि ये अपडेट करता है। और अगर आप इसको फिक्स फ्रेम पे रखना चाहें, वाइड फिक्स्ड अपडेट, तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर फिक्स्ड फ्रेम्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपडेट फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट फ्रेम रेट्स पे डिफरेंटली बिहेव करता है। तो अगर आप उसको स्टेबल करना चाह रहे हैं, यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि जी वो फिक्स फ्रेम्स रहें सारे डिवाइसेस पे, चाहे वो स्लो डिवाइस है या जो है वो फास्ट डिवाइस है, उन सब पे जो फ्रेम्स की अपडेट है वो फिक्स रहे, तो उसके लिए फिर हम फिक्स अपडेट यूज़ करते हैं। ये वाला जो फंक्शन है ये भी ऑटोमेटिकली यूनिटी के अंदर रन करता है। और इसी तरीके से हमारे पास वाइड लेट अपडेट का फंक्शन भी मौजूद है जो कि अपडेट के बाद जो है वो लेट अपडेट करता है। आल दो कि ये भी अपडेट फंक्शन है, ये भी अपडेट फंक्शन है, लेकिन ये अपडेट विद एवरी फ्रेम है। ये वाला लेट अपडेट जो है वो इस अपडेट के बाद रन होता है, लेटली रन होता है। और ये फिक्स अपडेट जो है ये फिक्स्ड होता है टू द फ्रेम रेट्स पर सेकेंड्स, और विद एवरी फ्रेम जो है ये रन नहीं हो रहा होता। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फंक्शंस हैं जो कि बार बार यूनिटी के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन जो कि बहुत यूज़ हो रहा होता है यूनिटी के अंदर, जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे, वो है ऑन कोलिजन इंटर फंक्शन। और इसी तरह से एक और फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है ऑन ट्रिगर इंटर फंक्शन, और डेफिनेटली इनको हम बाद में देखेंगे। ऑन कोलिजन इंटर फंक्शन जो है वो उस वक्त कॉल करता है कि फॉर एग्जांपल दो कोलाइडर्स हैं, हमारे पास एक प्लेन है और एक हमारे पास स्फीयर है, या हमारे पास एक एनिमी है और एक वाल है, और वो वाल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड वाल है। और अगर एक एनिमी उस वाल के साथ कोलाइड करता है, टकराता है, तो क्या होना चाहिए, तो वो हम इस फंक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि एनिमी जो है वो अगर उस वाल के साथ टकराएगा जो मर जाएगा, डेड हो जाएगा, तो वो हम फंक्शन जहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से ट्रिगर इंटर का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रिगर कर जाता है। तो ये उस वक्त काम करता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कोलाइडर को ट्रिगर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ट्रिगर का ऑप्शन डिसेबल है। अगर हम कन्वेक्स को इनेबल करें तो इस ट्रिगर अब हम अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर घुस सकता है। फॉर एग्जांपल एक कार है और वो वाल के अंदर घुस जाएगी, और जब वो वाल के अंदर घुसेगी तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि यूनिटी के अंदर बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। अवेक फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन, फिक्स अपडेट, अपडेट, लेट अपडेट, ऑन कोलिजन इंटर, ऑन ट्रिगर इंटर, जिनको हम डेफिनेटली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इनकी देखेंगे और इनको बाद में समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको मोनो बिहेवियर का भी पता चल गया कि ये एक आईडी कार्ड है जो कि एक एम्प्लॉई यानी गेम ऑब्जेक्ट को चाहिए
और स्क्रिप्ट जो है बाय इटसेल्फ एक स्किल है जो कि किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को डिफ़ाइन करती है, उसकी स्किल को डिफ़ाइन करती है। दैट्स इट फॉर दिस बेसिक ओवरव्यू ऑफ मोनो बिहेवियर एंड सम बेसिक फंक्शंस। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम फंक्शन बाकायदा लिखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ लिए, मोनो बिहेवियर को भी डिस्कस कर लिया, और अब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ स्क्रिप्टिंग, और वो दो फंक्शंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप इन दो फंक्शंस को प्रॉपरली समझ गए तो आप जो है वो 90% स्क्रिप्टिंग समझ जाएंगे। बैकबोन आप समझ सकते हैं इसको। तो पहला फंक्शन है स्टार्ट फंक्शन। तो स्टार्ट फंक्शन कब रन होता है? जब हम गेम को प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिटी हमारे पास ओपन है, जब हम गेम को प्ले करते हैं तो लेट्स सी ये सारे सीन्स जो हैं वो रेडी होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंस्टेंशिएट होते हैं, यानी प्रॉपरली अपनी जगह पे सेट होते हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है वो स्टार्ट फंक्शन होता है जो कि रन हो रहा होता है। तो स्टार्ट फंक्शन जो है वो सिर्फ एक दफ़ा रन होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ शो करनी है गेम के अंदर, या आप ये चाह रहे हैं कि प्लेयर की पोजीशन जो है उस वो कहाँ पे होनी चाहिए। तो हम जब गेम को स्टार्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि प्लेयर जो है वो फ़लाँ जगह पे जो है वो शो होना चाहिए, उसकी इनिशियल पोजीशन वहाँ पे होनी चाहिए। तो उसको आप स्टार्ट के अंदर सेट कर सकते हैं। आल्सो हम रेफरेंसेस भी सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि एक दूसरी स्क्रिप्ट है वो हम इस स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका रेफरेंस जो है वो हम स्टार्ट के अंदर दे देंगे, और हम इस स्क्रिप्ट को बता देंगे कि हाँ हम इस स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो दूसरी स्क्रिप्ट के फंक्शंस को या कोड को इस स्क्रिप्ट में भी यूज़ करना चाह रहे हैं, या उस एबिलिटी को यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट फंक्शन जो है वो सिर्फ एक दफ़ा रन होता है। गेम प्ले जब होती है तो पहला फंक्शन जो रन हो रहा होता है उसको हम स्टार्ट फंक्शन कहते हैं। डेफिनेटली उससे पहले एक अवेक फंक्शन भी होता है जो कि गेम अवेक पे होता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे स्टार्ट का तो बाद में हम अवेक और फिक्स ऑप्टेट, लेट ऑप्टेट, ये सारी चीज़ें भी समझ लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हमने ये समझना है कि स्टार्ट एक दफ़ा रन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपडेट। अपडेट फंक्शन बार बार रन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप गेम के अंदर ये चाहते हैं कि प्लेयर जो है वो मूव करे, आगे की तरफ जाए, पीछे की तरफ जाए, राइट जाए, लेफ़्ट जाए, जंप करे, रोल करे, तो ये सारी मूवमेंट्स जो हैं वो हमने अपडेट फंक्शन के अंदर करनी होती हैं। आप देखिए कि अगर हम एक प्लेयर की मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि प्लेयर जो है वो आगे की तरफ मूव करे, और उसको हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे उस कोड को, तो वो तो सिर्फ एक स्टेप उठाएगा, लेकिन हम तो उसको कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि जब हम डब्ल्यू की प्रेस करें तो वो आगे चलता चला जाए। तो उसके लिए फिर हमें अपडेट फंक्शन की ज़रूरत होती है। अपडेट फंक्शन एवरी फ्रेम के साथ अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल हम जब भी कोई गेम रन करते हैं तो वो स्पेसिफिक एफपीएस में, यानी फ्रेम्स पर सेकंड में रन हो रही होती है। लेट्स सपोज अगर मैं इस गेम को रन करूं तो यहाँ पे अगर आप स्टैट्स को देखेंगे तो यहाँ पे हम स्टैट्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ये FPS शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 230, 210, 190 लाइक दिस ये चेंज हो रहे हैं। तो इस स्पीड में हमारी फ्रेम्स जो हैं वो चल रही हैं पर सेकंड। तो यानी कि 200 फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर चेंज होती हैं। तो अब अगर हम कोई कोड लिखेंगे अपडेट के अंदर तो वो 200 दफ़ा रिपीट होगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो हमारे पास FPS उसके 200 आ रहे हैं। अगर आपका स्लो कंप्यूटर होगा तो उस पर स्लो FPS चल रहे होंगे, तो 60 फ्रेम्स भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। और अगर आपका हायर कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं है गेम के अंदर, 400 फ्रेम्स पर सेकंड भी हो सकता है। तो जो कोड हम अपडेट फंक्शन के अंदर करेंगे वो उतनी दफ़ा जो है वो रिपीट होगा, अपडेट हो रहा होगा विथ एवरी फ्रेम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड ऐड करते हैं
और स्टार्ट के अंदर debug.log गेम स्टार्टेड हमने लिखा। अब ये जो गेम स्टार्टेड है ये सिर्फ एक दफ़ा जो है वो हमें कंसोल के अंदर नज़र आना चाहिए, और अपडेट के अंदर हमने गेम इज़ रनिंग लिख दिया। तो अपडेट फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो ये हमें बहुत दफ़ा जो है वो नज़र आना चाहिए। तो लेट्स प्ले द गेम, और इसको हम प्ले करते हैं और हम कंसोल को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा हमने चूँकि ये स्क्रिप्ट किसी ऑब्जेक्ट पे भी तो ऐड करनी है, तो हम माई प्लेन पे ऐड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी स्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें उसको गेम ऑब्जेक्ट पे ज़रूर ऐड करना होता है। तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि कंसोल के अंदर हमें मैसेज नज़र आएगा वाई। अच्छा, हमने शायद स्क्रिप्ट को सेव नहीं किया। कभी कभार ऐसे होता है कि सेव नहीं हो रही होती, कंपाइल नहीं हो रही होती स्क्रिप्ट। सेव करें, तो अब ये कंपाइल हो रही है, ये स्क्रिप्ट कंपाइल हो गई है। तो अब अगर हम प्ले करेंगे तो होपफुली हमें स्टार्ट पे नज़र आएगा। ये देखिए हमारी कंसोल जो है इसके अंदर अभी भी हमें कोई मैसेज नहीं नज़र आ रहा, वाई। तो मैं देख लेता हूँ हम क्या मिस्टेक, स्क्रिप्ट का जो मोनो बिहेवियर है वो चेंज है आई थिंक। और हम यहाँ पे जाते हैं वापस और इसका नाम देखते हैं। देखें माई स्क्रिप्ट इसका नाम है, और इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमारा नाम जो है वो डिफरेंट है। माई फर्स्ट स्क्रिप्ट हमने लिखा हुआ है, तो हम माई स्क्रिप्ट करते हैं, इसको सेव करें। तो स्क्रिप्ट का नेम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका नेम और इसकी क्लास जो है वो डिफरेंट होगी तो आपको एरर आएगा। अब यहाँ पे देखें एरर चला गया। अब हम अगर प्ले करते हैं तो अब आप देखेंगे कि वी विल हैव द कंसोल। अब आप देखें यहाँ पे कंसोल आ गया। हम इसको पास करते हैं और यहाँ पे आप देखें कि अगर हम पास करके टॉप पे जाएं तो यहाँ पे देखें गेम स्टार्टेड मैसेज जो है वो सिर्फ एक दफ़ा कॉल हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा स्टार्टेड मैसेज जो है वो रन हुआ है, और उसके बाद आप अपडेट मैसेजेस देखें तो ये बार बार अपडेट मैसेज जो है वो आ रहा होता है। और यहाँ पे आप देखें 942 टाइम्स, 1-2-3 सेकंड्स के अंदर ही इतनी दफ़ा जो है वो मैसेज जो है वो हमारा रिपीट हुआ है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हाउ स्टार्ट मेथड, स्टार्ट फंक्शन और अपडेट फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। अपडेट फंक्शन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा कोड नहीं ऐड करना और बहुत हैवी कोड ऐड नहीं करना, डीबग्स को बार बार यूज़ नहीं करना। और जब आपके कोड फॉर एग्जांपल आपने एक मूवमेंट का कोड लिखना है तो आप उसको डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मूवमेंट के साथ आपने कोई और फंक्शनलिटी देनी है, जंप की, तो उसका कोड भी आप लिख सकते हैं। आप रोल की वो भी लिख सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है शूट की फॉर एग्जांपल आपने देखनी है, रीलोड का फंक्शन ऐड करना है, तो डायरेक्टली आप अपडेट के अंदर दे सकते हैं। लेकिन अगर अपडेट के अंदर बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा तो अपडेट फंक्शन बहुत हैवी हो जाता है। तो फिर बेटर प्रैक्टिस ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमने शूट का फंक्शन लिखना है तो हम फाइंड शूट इस तरह से एक फंक्शन बना लेते हैं, और उस फंक्शन के अंदर जो है वो सारे का सारा कोड आ जाता है। और फिर हम उसको अपडेट फंक्शन के अंदर इस तरीके से शूट लिख देते हैं, और दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। और इस तरीके से हम फंक्शन को अपडेट के अंदर कॉल कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सी आपको इंट्रो मिल गई स्टार्ट की, अपडेट की। आगे चलेंगे जब हम तो आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और वेरिएबल्स को समझते हैं। अभी तक हमने मोनो बिहेवियर को समझा, बेसिक्स को समझा और स्टार्ट और अपडेट फंक्शन को भी समझ लिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करनी है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है जो कि चेंज हो सकती है, और हाँ वेरिएबल्स के ही वो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं जो कि पूरी गेम जिन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हम आप इसको एक ब्लॉक समझें या ऑब्जेक्ट समझें जिसके अंदर हम कोई वैल्यू सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्पीड, और उस स्पीड को हम 100 जो है वो रखते हैं। अभी ये मैं वैसे सिंपली आपको बता रहा हूँ, इसका प्रॉपर तरीका आपको बताऊँगा। या फिर हम कहते हैं जी कि स्कोर
और हम स्कोर जो है वो 0 रखते हैं इनिशियली। और ये वेरिएबल्स हैं जिनको हमने डिफ़ाइन किया कि जिसके अंदर स्पीड है और स्कोर है। और ये स्पीड और स्कोर जो है ये आगे चल के बढ़ भी सकता है। स्कोर जो है वो 0 है तो ये 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। और स्पीड जो है वो 100 हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बेस स्पीड जो है वो रखी। और कार है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कार की स्पीड जो है वो 220 तक भी हम जा सकते हैं और कम भी हो सकती है 50-60। तो ये वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और हम डेफिनेटली इसको प्रॉपरली अब हम समझते हैं। वेरिएबल्स को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट थिंग विच इज़ इंट। इंटीजर से निकला है इंट। और इंट जो है एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर होल नंबर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, 2 3 4 लाइक दिस। इंट के अंदर हम यूजली फॉर एग्जांपल स्कोर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और हम ये कहते हैं इंट्स स्कोर्स इक्वल टू 0 इनिशियली, और डेफिनेटली ये बाद में आगे जाके बढ़ेंगे। और इसी तरह से हम लाइव्स के लिए भी यूज़ करते हैं और हम ये कहते हैं कि लाइव्स फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है और उसकी लाइव्स जो हैं वो 3 हैं और 3 दफ़ा वो मरता है तो उसकी लाइव्स जो हैं वो 0 रह जाएंगी और उसकी बेस पे हम आगे चलेंगे। और इसी तरह से डिफरेंट पर्पसेस के लिए इंट वेरिएबल जो है वो यूज़ होता है और होल नंबर्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। सो अगर आप होल नंबर्स आप यूज़ ना करना चाहें और आपकी वैल्यूज़ जो है वो फ्लोट हो जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइम है तो टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड भी हो सकता है और 1 सेकेंड भी हो सकता है और 10 सेकेंड भी हो सकता है और 10.5 सेकेंड भी हो जाता है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वैल्यूज़ कहलाती हैं जिनके अंदर डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। उनके लिए हम जो वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको फ्लोट कहा जाता है। और फ्लोट फॉर एग्जांपल हम टाइम कहते हैं और 0 सेकेंड्स। और फ्लोट की जो वैल्यू होती है उसके आगे आप f लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके आगे हम f ना लगाएं तब भी आप देख सकते हैं कि रेड एरर नहीं आ रहा, क्योंकि ये होल नंबर है तो इसके साथ हमने f ना भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये टाइम 0.1 होगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसका रेड एरर है, तो फिर आपने इसके साथ f लगाना होगा। जब आप f लगाएंगे तो फिर आपको एरर नहीं आएगा। तो फ्लोट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हम डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं और होल नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन फ्लोट वेरिएबल्स यूजुअली टाइम के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरीके से फ्लोट वेरिएबल्स जो हैं वो स्पीड के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम उनके लिए जो है वो फ्लोट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो ये दो वेरिएबल्स टाइप्स आपने देखी कि इंट और फ्लोट। इंट इंटीजर्स के लिए और फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर्स के लिए या होल नंबर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्लोट वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट के अंदर कहते हैं कि जी स्पीड ऑफ ए कार शुड बी 0, तो हम स्टार्ट के अंदर उसको असाइन कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं और हम कहते हैं कि जी स्पीड इज़ इक्वल टू 0। अब ये स्पीड जो है, ये वाला जो स्पीड वेरिएबल है इसको ओवरराइड कर देगी ये वाली स्पीड, ओके, क्योंकि ये हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। और फिर हम अपडेट के अंदर कह सकते हैं कि जी स्पीड जो है विद टाइम जो है वो हम इंक्रीज करते रहें, या आप कह सकते हैं कि स्पीड फॉर एग्जांपल अपडेट के अंदर हम कहेंगे जी स्पीड प्लस प्लस, तो यानी इसका मतलब ये है कि स्पीड फॉर एग्जांपल 0 है तो फिर उसके अंदर +1 +2 +3 इस तरीके से ऐड होता चला जाएगा। तो ये है एवरी फ्रेम के साथ स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह से एक्चुअली वेरिएबल्स काम करते हैं और इंट और फ्लोट वेरिएबल्स आप होपफुली समझ गए हैं। इसके बाद एक और टाइप का वेरिएबल हम चूज़ करते हैं जिसको हम बूल वेरिएबल कहते हैं। बूल वेरिएबल जो होता है वो यस और नो वैल्यूज़ के लिए होता है, ट्रू या फाल्स वैल्यूज़ के लिए होता है। सो फॉर एग्जांपल इनिशियली हम जब गेम स्टार्ट करते हैं तो गेम हमारी जो है वो ओवर नहीं होती, तो हम कहते हैं कि इज़ गेम ओवर
इसको ये जो है ना ये नाम है, ये आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने रखा इज़ गेम ओवर, तो आप इसको फॉर एग्जांपल दिस गेम ओवर करते हैं तो नथिंग, नो इशू एट ऑल। ओके, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। ये हमने फ्लोट लिखा स्पीड, तो आप इसको कहें जी इनिशियल स्पीड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नाम है जो कि हम असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को, और ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इज़ गेम ओवर इक्वल टू फॉल्स, तो इसको हमने फॉल्स, तो इसको ये जो बूल वेरिएबल था इनिशियली जब हमने इसको असाइन किया तो हमारी गेम जो है वो ओवर नहीं हुई। तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे हमारा प्लेयर जो है वो डेड हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जी जब हमारा प्लेयर डेड हो तो उसके लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, वाइड डेड फंक्शंस का स्टाइल होता है, और हमने कहा जी कि जब हमारा प्लेयर डेड होगा तो इस गेम ओवर जो हमारा वेरिएबल है ये ट्रू हो जाए। तो अब क्या होगा कि जब हम डेड होंगे तो ये बूल वेरिएबल ट्रू हो जाएगा, और इसकी बेसिस पे हम अपने कोड को फिर कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जी अब अगर बूल वेरिएबल गेम ओवर हो जाता है तो हमें एक पैनल शो हो जाना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी यू लॉस और यूर गेम इज़ ओवर। इस तरह की कोई भी कंडीशंस आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिकली ये समझ आ गया कि बूल वेरिएबल येस और नो और ट्रू और फॉल्स वैल्यू किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स को ज़रूर आपने जो है वो समझ लेना है अच्छे तरीके से आगे चलने से पहले। नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। इंट, फ्लोट, बूल एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो वैल्यूज़ के लिए यूज़ होती है, कमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का नाम है, फॉर एग्जांपल वी हैव ए स्ट्रिंग और हम कहते हैं प्लेयर नेम, और हम प्लेयर का नाम शो करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग ऐड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम लिखना है यूँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए आप एरर आ रहा है। ओके, तो स्ट्रिंग लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, आपने इन्वर्टेड कामास डालने हैं और उसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है। तो स्ट्रिंग सेव करने का ये तरीका होता है। तो अब आपने देखा कि स्ट्रिंग वेरिएबल इस तरह से काम करता है, और ये टेक्स्ट होता है। स्ट्रिंग आप समझ लें कि टेक्स्ट है जो कि आप किसी भी जगह पे शो करवा सकते हैं, लेकिन जब भी आपने स्ट्रिंग को शो करवाना है तो आपने इन्वर्टेड कामास के अंदर शो करवाना है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स पेस्ट सम कोड ओवर हियर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्कोर, इसको 0 रखा। स्पीड वेरिएबल क्रिएट किया 5, उसकी वैल्यू डाली। बूल इज़ लाइव कि हम जो है वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं, तो इस हम इन द गेम ज़िंदा हैं। और फिर स्ट्रिंग प्लेयर नेम, और इसका नाम हमने रखा हीरो। अब इस प्लेयर नेम को या किसी भी वेरिएबल को हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि जब हमारी गेम प्ले होगी तो हमें डीबग के अंदर यानी कंसोल के अंदर हमारा नाम, प्लेयर का नाम जो है वो शो होना चाहिए। गो बैक टू द यूनिटी, स्क्रिप्ट को कंपाइल होने देना है, और जब हम प्ले करेंगे तो नाउ यू विल सी कि इन द कंसोल यू विल सी ए मैसेज ओवर हियर। ये देखिए आप, और मैसेज क्या है? हीरो। ओके, क्योंकि नाम जो है वो हीरो है। अब यहाँ पे अगर हम प्लेयर नेम यहाँ पे आ रहा है हीरो, और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये पूरा प्लेयर नेम और फिर हीरो लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे भी जो है ना वो प्लेयर का नेम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कामास डालेंगे और यहाँ पे कहेंगे प्लेयर नेम लाइक दिस, और फिर यहाँ पे प्लस का नेम ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा कि हमारा जो प्लेयर नेम है हीरो,
उससे पहले एक हेडिंग लिखी हुई आ जाएगी जो कि होगी प्लेयर नेम, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो आप कोड के अंदर कहीं पे भी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये वेरिएबल जो है ये एक वेरिएबल है प्लेयर नेम, जिसके अंदर ये वाला हीरो नेम सेव है और इसको हमने कॉल किया। लेकिन अगर आप किसी भी जगह पे इसको टाइटल देना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं और प्लस उस वेरिएबल का नाम ऐड कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी प्ले द गेम, तो आप देखेंगे कि आप कंसोल के अंदर हीरो तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो प्लेयर नेम की हेडिंग भी लिखी हुई आ रही है, प्लेयर नेम इक्वल टू हीरो। तो दैट्स ग्रेट। तो ये हमने कुछ जो है वेरिएबल स्टडी किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं और बार बार यूज़ होते हैं। इंट वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, बूल वेरिएबल और प्लेयर नेम। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम स्पीड की वैल्यू जो है वो हमें शो होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, debug डॉट लॉग। अभी हम सिर्फ कंसोल पे ही काम कर रहे हैं और आगे चल के हम जो है वो मज़ीद प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप स्पीड और ये कॉलन कर दें, सेव करें, और अब अगर आप रन करेंगे गेम को तो स्टार्ट के अंदर न सिर्फ आपको प्लेयर भी नज़र आएगा बल्कि आपने जो स्पीड की वैल्यू है वो भी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ये देखिए आप, प्लेयर नेम हीरो एंड स्पीड इक्वल टू 5। ओके, तो ये इस तरीके के अंदर अपडेट फंक्शन के अंदर उनको फिर कॉल कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स वैल्यूज़ हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। ओके, अब आपने बेसिक समझ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे काम कर रहे थे। अब दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इनके मज़ीद दो टाइप्स हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट और एक को हम कहते हैं पब्लिक। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ये वेरिएबल्स लिखते हैं तो ये प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं जी कि प्राइवेट स्ट्रिंग प्लेयर नेम हीरो, तो या आप सिंपली प्राइवेट ना भी लिखें तब भी ये प्राइवेट वेरिएबल है। तो ये जो आपका जो एडिटर है इसके अंदर जब आप स्क्रिप्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा और हम यहाँ पे एडिटर के अंदर उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते जो कि प्राइवेट वेरिएबल होता है। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल के साथ पब्लिक लिखा हो, सो लेट्स ऐड ए पब्लिक ओवर हियर ऑन द स्पीड, तो अब इस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं इन द एडिटर। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो अब आप देखेंगे कि माई स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल स्पीड आ रहा है। इस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 5 थी तो हम इसको 500 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और अब अगर हम प्ले करेंगे तो हमें 5 की बजाय 500 लिखा हुआ नज़र आएगा क्योंकि हमने एडिटर के अंदर इस स्पीड को चेंज कर दिया। तो ये देखिए आप, स्पीड 500। तो आपका जो पब्लिक वेरिएबल होता है वो यूज़ होता है कि अगर आप एडिटर के अंदर किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो तो आप पब्लिक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली प्राइवेट ना भी लिखें तो भी वो एज ए प्राइवेट वेरिएबल जो है वो यूज़ हो रहा होता है। सो यहाँ पे हम एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं। हमने एक पब्लिक फ्लोट स्पीड फंक्शन ऐड किया एंड हमने स्पीड दी है 5f, और फिर अपडेट फंक्शन के अंदर, अपडेट आपको पता है हर फ्रेम के अंदर, यानी हर फ्रेम के साथ ये वाला फंक्शन अपडेट हो रहा होगा। तो यहाँ में हमने कहा है ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, एंड ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट एक प्रैक्टिकल फंक्शन है। अगर किसी भी फंक्शन को आप समझना चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट क्या चीज़ है, तो आप यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हैं या गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। ट्रांसलेट जो है वो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। लाइन जो है ये यूज़ होती है ट्रांसलेट की। तो हमने ट्रांसफॉर्म क्या है, पोजीशन, रोटेशन और स्केल, उस सारे को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब
ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। और अगर हम ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट लिखेंगे तो हम उसकी रोटेशन को चेंज कर रहे होते हैं। और ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल अगर लिखेंगे तो उसके स्केल को हम चेंज कर सकते हैं बाय कोड। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट लिखा और हमने ये कहा कि वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड। वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपका वेक्टर 3 बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप पिक करें, फॉर एग्जांपल ये कैमरा, तो यहाँ पे आप देखें कि इसके 3 वेक्टर्स आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस। अब ये जो जी एक्सिस होता है, ये जी एक्सिस यूनिटी के अंदर फॉरवर्ड एक्सिस होता है। तो जब हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट फॉरवर्ड एक्सिस पे करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट जी एक्सिस में मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। अगर हम ट्रांसफॉर्म डॉट राइट यूज़ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस पे। अगर हम ट्रांसफॉर्म डॉट अप यूज़ करेंगे तो अपवर्ड वाई एक्सिस पे मूव करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो वेक्टर 3 का मतलब है ये कि हमारे वेक्टर की 3 सिमतें हैं और यहाँ पे 3D वर्ड के अंदर वेक्टर 3 यूज़ किया जाता है। 2D गेम्स के अंदर वेक्टर 2 यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे 2 वेक्टर्स होते हैं एक्स और वाई। तो फॉरवर्ड, हम फॉरवर्ड पे मूव कर रहे हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद स्पीड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्पीड ना लिखते और सिंपली 5f लिखते तब भी हमारा काम हो जाना था, लेकिन इस स्पीड का फ़ायदा ये है यहाँ पे इस स्पीड को लिखने का कि इसको हम किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपकी कार है, उसकी स्पीड है 5f और आप चाह रहे हैं कि इसकी स्पीड हम 100f कर दें, 100 की स्पीड से हमारी कार मूव करे, तो उसको हम इंस्पेक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एस प्रेस करते हैं और टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ये क्या चीज़ है? ये आपके टाइम को मल्टीप्लाई करता है और ये टाइम के मुताबिक आपकी फ्रेम्स को अपडेट करता है। तो कोई भी जब हम लाइन लिखते हैं यूजुअली और उसको स्मूथ करना होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम और टाइम फ्रेम्स के मुताबिक, तो हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने फॉरवर्ड पे मूव किया, स्पीड से मल्टीप्लाई किया विच इज़ 5f और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। और अब हम यहाँ पे आते हैं और हम प्लेन को मूव नहीं करना चाह रहे, प्लेन इज़ हमारा ग्राउंड, तो हम प्लेन से ये वाली स्क्रिप्ट रिमूव कर देते हैं और अब हम ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो एक क्यूब पे ऐड करेंगे और हम यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट एक क्यूब बना लेते हैं। और इस क्यूब को आप समझें कि एक इसको हम प्लेयर का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल। ये क्यूब हमारा प्लेयर है और इसको हम जो है वो यहाँ पे ग्राउंड पे रख देते हैं ताकि हम इसको देख पाएँ और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ओके। और इसका जी एक्सिस आप देख सकते हैं कि उस तरफ है। और अब हम जब इस पे स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, जो कि हमारी स्क्रिप्ट हमने लिखी है विद द सिंपल कोड, तो अब ये क्यूब जब हम रन करेंगे गेम को तो ये विद स्पीड ऑफ 5 मूव करेगा। डेफिनेटली हम इसको देखना चाह रहे हैं। अभी देखें तो कैमरा हट गया, तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं कुछ इस जगह पे और कैमरा को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करते हैं। तो अब हम जब गेम को प्ले करेंगे तो ये क्यूब को देख पाएंगे। तो लेट्स प्ले द गेम और अब आप देखेंगे कि क्यूब जो है वो हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब आपको समझ आ गई। अब ये इसकी 5 की स्पीड है, हम चाहते हैं इसकी स्पीड थोड़ी आहिस्ता होनी चाहिए, तो हम इसको 2 कर देते हैं। 2 करते हैं एडिटर के अंदर ही। अब हमें स्क्रिप्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है और हम प्ले करते हैं तो ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो मूव कर रहा है। हम इसकी स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो लेट्स मेक इट 30 और लेट्स प्ले इट। तो अब ये आगे की तरफ तेज़ी से मूव करेगा, ये देखिए आप हो जा रहा है, ओके। और ये जाता ही रहेगा फ्रेम्स के साथ, ये मूव होता ही रहेगा आगे, क्योंकि हमने इसको
अपडेट फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया विच इट विल अपडेट एवरी फ्रेम पर सेकंड। आई थिंक आप अब वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, पब्लिक वेरिएबल क्या है और प्राइवेट वेरिएबल क्या है, और स्क्रिप्ट को हम प्रैक्टिकली अब हमने ये भी देख लिया कि हम ऑब्जेक्ट्स पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्क्रिप्ट को। दैट्स इट। और अब आपने ये करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है वेरिएबल्स को और बेसिक्स को। अगर आपकी रूट्स मजबूत होंगी तो आगे चल के आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे चलते हैं। गुड बाय। इस स्टेप पे हम इफ़ स्टेटमेंट्स सीखेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, लेकिन उससे पहले हम debug.log को समझ लेते हैं। तो यूनिटी के अंदर debug कंसोल सेक्शन जो होता है ये डेवलपर का बेस्ट फ्रेंड होता है, और आपको जहाँ पे कंसोल मैसेजेस नज़र आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर कोई भी कंसोल मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं तो यू कैन ऐड debug.log and with this line you can actually debug anything. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम debug करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कार स्पीड, एंड यहाँ पे हम जो है वो प्लस ऐड करेंगे और यहाँ पे हम कार स्पीड जो वेरिएबल होगा उसको ऐड कर देंगे। तो अब ये कार स्पीड जो है वो हमें शो हो जाएगी कंसोल के अंदर। डेफिनेटली कार स्पीड ऑफ द कार होगी और वो हम 120 रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब ये हमारे पास एक कार है और उसकी स्पीड है 120। ओके, सो नाउ वी कैन जस्ट डिलीट दिस लाइन ऑफ कोड। ये हमने पुरानी एग्जांपल के लिए यूज़ किया था। सेव करते हैं और अब अगर हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो अपडेट के अंदर, चूँकि हमने अपडेट फंक्शन के अंदर ये वाला जो है वो डीबग ऐड किया ना, विच इज़ नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, और क्योंकि ये हर फ्रेम पे ये चल रहा होता है। तो हमेशा याद रखें कि डीबग के अंदर आपने अपडेट के अंदर आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आ रहा है स्पीड 120। तो अब ये जो है हमारा मैसेज है जो कि हमने शो करवाया इनटू आवर कंसोल। अगर हमारी गेम के अंदर कोई वार्निंग है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक प्लेन है जिसके ऊपर बैड कोलाइडर ऐड है, तो आपको यूनिटी ऑटोमेटिकली एक वार्निंग मैसेज दे देगा कि जी आपका कोलाइडर जो है वो बैड है या कोई और प्रॉब्लम है आपकी गेम के अंदर किसी भी सेक्शन पे। तो आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि अगर आप उसको दुरुस्त कर लें तो आपकी गेम ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो वार्निंग मैसेजेस जो हैं वो ये येलो मैसेजेस आते हैं। ये जो सेकंड टैब आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे येलो कलर का एक मैसेज आ जाएगा जो कि वार्निंग मैसेज होगा। और फिर रेड एरर जो है यहाँ पे आता है थर्ड लाइन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी मदद से हम अपने एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एरर क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट डिलीट दिस सेमीकोलन और यहाँ पे जाते हैं वापस। तो अब आप देखें कि यहाँ पे एक रेड एरर आ गया, और अगर आप जानते हैं डीबगिंग करना तो आप इस रेड एरर पे क्लिक करेंगे और ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि फ़लाँ वेब जो आपकी स्क्रिप्ट है, एसेट स्क्रिप्ट, माई स्क्रिप्ट, उसकी लाइन नंबर 10 पर आपको जो एरर है वो आ रहा है, और आपने ये जो कॉलन है, सेमी कॉलन है, ये मिसिंग है, ये एक्सपेक्टेड है एक्चुअली, जो कि आपने ऐड नहीं किया। तो देखें कितनी इजी होगी आपके लिए डिबगिंग। और हम यहाँ पे जाएंगे और वापस ये कॉलन लगा लेंगे और ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। डिबग जो है, ये कंसोल जो है, ये बेस्ट फ्रेंड होता है डेवलपर का, जो कि हमें बार बार काम आएगा आगे चल के। अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जो कि इस टॉपिक है सेक्शन का, उस पर आते हैं। अभी तक हम कोड को रन करते रहे और डिफरेंट कमांड्स को रन करते रहे, लेकिन अब हम लॉजिक्स पे आते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम कंडीशन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं,
लॉजिक स्टेटमेंट्स होती हैं। किसी भी गेम के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये जानें कि क्या प्लेयर ज़िंदा है या मर चुका है, क्या हमारी गेम जो है उसके अंदर स्कोर जो है वो 100 हुआ है या नहीं हुआ, हेल्थ हमारी जो है वो 0 है, 50 है या 100 है। और ऑन डिफरेंट पॉइंट्स पे हम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं और हमें इसके लिए लॉजिक्स की ज़रूरत होती है। ये सारे लॉजिक्स, चाहे आप गेम ओवर का लॉजिक लगाएं, गेम विन का लॉजिक लगाएं, या जितने भी लॉजिक्स हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं इनको हैंडल करती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिनको समझना, और यूनिटी प्रोग्रामिंग के अंदर इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि इफ़ का मतलब होता है अगर, और हम ये स्टेटमेंट के अंदर ये कहते हैं कि अगर कोई कंडीशन जो है वो हम लेते हैं तो इसका ये स्टाइल होता है कि अगर कोई कंडीशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी गेम जो है वो ओवर हो चुकी है, तो हम ये कहेंगे गेम विन पैनल लूज़ पैनल जो है, गेम ओवर पैनल जो है वो शो हो जाना चाहिए और गेम जो है वो रुक जानी चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए टाइम। तो उसके लिए हम कंडीशन यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए हम यूजुअली इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कार स्पीड की स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है कि पब्लिक फ्लोट कार स्पीड 120 f। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अपडेट के अंदर ही, या फिर हम एक अपडेट के अंदर कर लेते हैं, लेकिन ये फिर एवरी फ्रेम रन होता रहेगा, या हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम चले यहीं पे लिखते हैं, तो हम कहते हैं जी कि इफ़ स्टेटमेंट यूजुअली इस तरह से यूज़ होती है। अब अगर हम इफ़ स्टेटमेंट को विदाउट फंक्शन ऐड करें, जैसे कि ये एक फंक्शन है और उसके अंदर हम कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इफ़ स्टेटमेंट को विदाउट ए फंक्शन यानी आउट ऑफ द फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें एरर आएगा। अगर हम इसको फंक्शन के अंदर हैं तो अब हमें एरर नहीं आएगा। और हम ये कह रहे हैं कि इफ़ हमारे पास स्कोर वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इफ़ कार स्पीड इज़ ग्रेटर दैन 100 देन वी विन। ओके, तो ये हमने एक सिंपल सी इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट की है। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं और प्ले करते हैं गेम, तो आप कंसोल के अंदर देखेंगे कि आर कार स्पीड विल बी ग्रेटर दैन यू विन। ओके, यू विन का मैसेज आ गया क्योंकि हमारी कार की स्पीड जो है वो ग्रेटर दैन 100 है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इसको कर दें कि इफ़ कार स्पीड इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 130, देन हमने यू विन का मैसेज रन करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे वापस और दोबारा से गेम को स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अब यहाँ पे देखें कोई मैसेज भी नहीं आ रहा। ओके, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो ग्रेटर दैन 130 नहीं है। अब हमें कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो हमें पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। तो अब हमने एल्स स्टेटमेंट ऐड करनी होगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्टेटमेंट हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो हम कहेंगे एल्स वरना क्या हो जाए, और हम कहेंगे कि इफ़ का स्पीड इज़ लेस दैन 130, अगर ये लेस दैन 130 है, या इसको हम सिर्फ एल्स लिखते हैं कि अगर ये वाली ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे debug.log एंड हम कहते हैं कि you loss। सो अब हम जो है वो लूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि हम चूँकि हमारी जो स्पीड है वो 130 नहीं है,
और यह 130 से ज़्यादा नहीं है। तो अब हम प्ले करेंगे तो अभी हमें जो मैसेज आएगा वो है यू लूज़। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंडीशन ऐड करते हैं इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई कंडीशन होती है और उसकी बुनियाद पे हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो रन करते हैं और फिर अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम एल्स स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं और हम एल्स इफ स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि एल्स इफ दिस वन, एल्स इफ दिस वन देन दिस, एल्स इफ दिस देन दिस। तो मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड की जा सकती हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। और इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास हेल्थ है और हेल्थ जो है वो है हमारे पास इनिशियल हेल्थ है 100। ओके, और अपडेट के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी हेल्थ जो है वो 0 हो जाएगी या लेस देन 0 हो जाएगी तो हमारी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। ओके, ये जो सिंबल है ये लेस देन का सिंबल होता है और ये जो दूसरा सिंबल है वो ग्रेटर देन का सिंबल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो कि यूनिटी के अंदर और वैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज, वो आपको यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ। तो पहला ये वाला है, दिस इज़ ग्रेटर देन साइन, ये लेस देन साइन है। ओके, अगर आपने और लिखना है सॉरी और के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है और। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इफ़ हेल्थ इज़ इक्वल टू 0 और हेल्थ इज़ लेस देन -1, फॉर एग्जांपल ये मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसका और लगाने के लिए आप इस तरह से सिंबल यूज़ करेंगे। आगे हम चल के ये भी सीखेंगे। और फिर एक और ऑप्शन ये वाला जो सिंबल होता है ये एंड के लिए यूज़ हो रहा होता है, यानी अगर हेल्थ जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो एंड देन इफ़ वी आर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एंड की कंडीशन लगाना चाह रहे हैं एंड, और हम कहते हैं कि अगर नहीं हो रहा है एंड प्लेयर इज़ डेड, ये मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देन वी विल रन दिस फंक्शन। तो अब इसने ये दोनों कंडीशंस को चेक करना है कि ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए और ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, तब ये रन होगा। अगर हम एंड की बजाय यहाँ पे और लगा देते हैं तो ये और का सिंबल है, तो ये बताता है कि अगर ये कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन, कोई भी इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन पूरी होती है तो हमें ये वाला फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो कि बार बार यूज़ हो रहे होते हैं और मज़ीद भी कुछ सिंबल्स जो कि हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे चल के हम प्रोग्रामिंग के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सिंबल्स ऐड किए। ये सिंबल जो है ग्रेटर देन के लिए यूज़ होता है, ये वाला लेस देन के लिए। इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल। ओके, और दिस इज़ लेसर देन एंड इक्वल, और फिर ये इक्वल टू, अब ये है नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू कैसे यूज़ होता है? यूजुअली हम जब भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो यहाँ पे अगर आप हैव हेल्थ इज़ इक्वल टू 0 लिखें तो ये रॉन्ग होगा। ओके, ये रॉन्ग है। इसको प्रॉपर लिखने के लिए अगर हम कहते हैं कि इफ़ हेल्थ इज़ इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन होती है टॉप पे, ये एग्जैक्ट कंडीशन हमें चाहिए होती है। और यहाँ पे हमें जब एग्जैक्ट कोई चीज़ चाहिए तो हमें डबल इक्वल टू का साइन देना होता है। हम ये कहते हैं कि इफ़ हेल्थ इज़ इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे हेल्थ को 0 इस तरह से लिखेंगे ये कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे हमने कोई चीज़ 0 को इक्वल करना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्पीड इज़ इक्वल टू करंट स्पीड
हम आगे चल के इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो यहाँ पे हम डबल इक्वल टू का साइन हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंगल का इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, यानी ये स्पीड जो है ये करंट स्पीड के इक्वल होगी। तो फंक्शन के अंदर जो है ये फंक्शन के अंदर का हिस्सा है, यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल टू का साइन डालना है, लेकिन कंडीशन के अंदर हम डबल इक्वल टू का साइन डालते हैं। और इसको जब हम प्रैक्टिकली आगे करेंगे तो ये चीज़ें आपको वाज़े होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे हम अगर कहें कि इफ़ हेल्थ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये नॉट का जो सिंबल है ये वाला सिंबल है नॉट इक्वल टू, ये इस तरीके से। तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर हमने क्या करना है जी, कोई भी चीज़ यहाँ पे फंक्शन हम रन कर सकते हैं। डीबग जो है ये सिर्फ एग्जांपल थी कि हम जो कंसोल के अंदर लिख रहे थे। सो दैट्स इट, बेसिक इफ स्टेटमेंट को हमने समझा और नेक्स्ट स्टेप में हम प्रैक्टिकली इसको इनपुट्स जो है वो ऐड करते हैं और देखते हैं कि गेम के अंदर हम इन सारी लॉजिक्स को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, अभी तक हमने प्लेयर की इनपुट्स जो हैं वो नहीं सीखी, और अभी तक हम जो कोड लिख रहे थे उसके अंदर हम कोड लिखते थे और यूनिटी के अंदर वो ऑटोमेटिकली डीबग हम कर रहे थे या कुछ भी, और हमने वेरिएबल्स सीख लिए, इफ़ स्टेटमेंट सीख ली और बहुत सारी चीज़ें सीख ली। लेकिन अब हम जा रहे हैं इनपुट्स को सीखने। इनपुट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गेम के अंदर जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम स्पेस की प्रेस करें तो प्लेयर को जंप करना चाहिए, हम डब्ल्यू की प्रेस करें तो प्लेयर फॉरवर्ड जाना चाहिए, हम एस की प्रेस करें तो बैक होना चाहिए। इसी तरह से राइट और लेफ़्ट के लिए ए और डी यूजुअली यूज़ होता है गेम्स के अंदर, या फिर एरो कीज़ जो हैं वो भी यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरह आर की यूज़ होती है, यूजुअली रीलोड के लिए कोई यूज़ कर लेता है, और इसी तरह से बहुत सारे सी की यूज़ हो जाती है फॉर कैमरा व्यूज़। तो ये बहुत सारी कीज़ होती हैं, जब प्लेयर प्रेस करता है तो वो कीज़ जो हैं कोई ना कोई काम करती हैं। इसको हम बोलते हैं इनपुट एक्शंस, इनपुट्स। और यहाँ पे इनपुट्स की एग्जांपल ये है कि फॉर इसकी जो सबसे पहली बेसिक चीज़ है वो है इनपुट डॉट गेट की, और हमारे पास गेट की के कुछ ऑप्शंस हैं, गेट की डाउन है, गेट की है और गेट अप है। तो इसको हम समझते हैं। तो डेफिनेटली जो इनपुट्स होती हैं जैसे कि मूवमेंट्स की इनपुट है तो वो एवरी फ्रेम हो रही होती है, क्योंकि जब हम को की प्रेस करेंगे तो प्लेयर जो है वो कौन तो हमने अपडेट के अंदर इंटीग्रेट करना होता है। डायरेक्टली कोड अपडेट में लिख सकते हैं या फिर फंक्शन बना के उस फंक्शन को अपडेट के अंदर फाइनली हमें कॉल करना पड़ता है, क्योंकि हम उस कोड को एवरी फ्रेम रन करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ हम लिखेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे इस तरीके से, और हम कहेंगे इनपुट डॉट गेट की, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंपल की आपने जब पिक करनी होगी तो आप लिखेंगे गेट की। अब यहाँ पे हम की कोड ऐड कर देंगे, हम कहेंगे की कोड डॉट जो भी की आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आप एस्केप की ऐड करना चाह रहे हैं, आप स्पेस की, आप ए ऐड करना चाह रहे हैं, आप बी ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने बी की जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी, और हमने कहा कि जब हम बी की को प्रेस करके रखें ये फलां चीज़ काम होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि debug डॉट लॉग हम कहते हैं, और हम यहाँ पे कहते हैं जी के बी की इज़ प्रेस्ड। अब यहाँ पे देखें कि जब हमने इनपुट डॉट गेट की पिक की है तो अब ये की जब तक आप प्रेस रखेंगे तो ये अपडेट फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन रन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और फिर दूसरा जो फंक्शन आ जाता है वो आ जाता है इफ़, और हम कहते हैं कि इनपुट डॉट गेट की डाउन,
और गेट की डाउन जो है वो भी उसी तरीके से हम की कोड लिखेंगे और कोई भी की आप प्रेस कर सकते हैं। सो हमने कहा जी की कोड डॉट के अगर फॉर एग्जांपल हम प्रेस करें और हम कहेंगे कि डी डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम कहते हैं कि के की इज प्रेस्ड, लेकिन ये सिर्फ एक दफ़ा हमारा जो है ये फंक्शन रन करेगा क्योंकि ये गेट की डाउन है। तो जब आप की को प्रेस करेंगे तो एक दफ़ा वो की का ये वाला कोड रन करेगा, क्योंकि गेट की जब आप पिक करते हैं तो आपकी की जब तक आप प्रेस रखेंगे वो एक्टिव होगी, लेकिन गेट की डाउन सिर्फ एक दफ़ा फंक्शन रन करेगा जब आप गेट की को प्रेस करेंगे। और फिर हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है और इनपुट की टाइप आ जाती है गेट की अप। और गेट की अप जो है अप और गेट की अप जो है जब आप किसी भी की को आप जब लीव करते हैं तो वो वाला कोड जो है वो रन होता है। तो हमने कहा कि जब हम के की को प्रेस करें तो ये रन होना चाहिए, और जब हम कहते हैं कि की को जब हम छोड़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि के की इज़ what we can say key is done। ओके, मुझे अभी इसका एग्जैक्ट कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम पहले ये वाले दो फंक्शन जो हैं वो चेक करते हैं। तो पहले इसको हमने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के लिए किसी भी सेक्शन को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और ये जो स्लैश का साइन होता है ये जो यहाँ पे बना हुआ आ रहा है इसको आप प्रेस करेंगे तो वो वाला सर्टन सेक्शन कमेंट हो जाता है। दूसरा तरीका कमेंट करने का ये होता है किसी भी लाइन को इस तरह से दो स्लैश डालेंगे तो ये वाली लाइन कमेंट हो गई है। कमेंट का ये मतलब होता है कि ये वाला लाइन या ये वाला कोड जो है ये रन नहीं होगा। तो हमने इस कोड को कमेंट कर दिया है और ये वाला कोड जो है वो रन होगा जो कि हमने के की पे सिलेक्ट किया। सो लेट्स गो बैक टू द यूनिटी और ऑलरेडी हमारे पास स्क्रिप्ट मौजूद है और उसको हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर रखा है। सो वी विल जस्ट प्ले द गेम और कंसोल के अंदर आप देखेंगे लेट्स गो टू कंसोल। और अगर हम के की प्रेस करते हैं तो इसको प्रेस जब हम करेंगे तो इसको कॉल होना चाहिए। सो ये देखिए आप के की इज़ प्रेस्ड और अगेन मैंने जब के की को प्रेस किया तो ये प्रेस होगी और जब हम इसको छोड़ेंगे ये देखें प्रेस्ड वंस। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जब आप छोड़ेंगे तो दूसरा फंक्शन रन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई है बात कि हमारा ये की कैसे काम करती है। अब अगर हम इन दोनों को रिमूव कर दें और इस फंक्शन को सिंपली कमेंट को अनचेक करें, सेम है। अगर आप कमेंट को अनचेक करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश प्रेस करेंगे तो वो कमेंट अनचेक हो जाएगा। अब हमने बी की को पे ये कोड प्रेस वाला की सॉरी गेट की वाला ऐड किया था, यानी उस की को पिक करना। तो अब हम इसको प्रेस करते हैं। तो अब अगर हम बी की को प्रेस करके रखेंगे तो ये देखें ये बी की वाला फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रन होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जब हम उसे छोड़ेंगे तो ये की वाला फंक्शन तब जाके कहीं रुकेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसकी हम एक प्रैक्टिकल छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं ऑन द प्लेयर। ओके, तो यहाँ पे कोड टाइप करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ये कहा कि हम जो है वो प्लेयर को अब मूव करना चाह रहे हैं और हम ये कहते हैं कि जब हम W की को प्रेस करें तो हमारा प्लेयर जो है कैरेक्टर जो है वो ट्रांसलेट हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और विद स्पीड, और स्पीड हमने यहाँ पे रख दी है 5F और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये आगे की तरफ मूव करे। और जब हम S की को प्रेस करें और प्रेस करके रखेंगे तो ये बैक
की तरफ मूव करेगा। ये देखिए वेक्टर 3 डॉट बैक। और इसी तरह से आप अगर हम राइट और लेफ़्ट का करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे मज़ीद 2 फंक्शन ऐड करते हैं और हम कहते हैं कि की कोड डॉट डी अगर हम प्रेस करें तो हम इसको वेक्टर 3 डॉट राइट मूव करेंगे, और अगर हम ए की प्रेस करें तो हम वेक्टर 3 डॉट लेफ़्ट मूव करेंगे। ओके, तो देखें कितना सिंपल से लॉजिक हैं इनपुट डॉट की फंक्शनैलिटी, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है इन प्रोग्रामिंग। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और क्यूब के ऊपर हमने जो है ये स्क्रिप्ट ऐड कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्पीड आ रही है। आई विल प्ले, तो आप देखें कि क्यूब आगे को मूव करता है। एस प्रेस करेंगे तो बैक को, और डी प्रेस करें तो राइट, और ए प्रेस करें तो लेफ्ट। तो ये देखिए आप हमने सिंपल सा एक कैरेक्टर कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, वेरी सिंपल, with a very normal if statement and input actions, input keys. Okay, I hope कि आपको input dot key down और input dot key up ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। input dot key down को जो है वो हम अप के लिए यूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली चूँकि हमने अभी फिज़िक्स, रिजिड बॉडी, ग्रेविटी ये चीज़ें ऐड नहीं की और इनको बाद में आप प्रैक्टिकल गेम प्रोग्रामिंग के अंदर समझेंगे, तो इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि ये वाला स्पेसिफिक ट्यूटोरियल चाह रहा हूँ ताकि आपको बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल समझ में आ जाएं, और फिर आप एडवांस प्रोग्रामिंग पर जब जाएंगे, स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो वो आपको बहुत ही इजी लगेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने प्लेयर इनपुट्स को भी समझ लिया, और वेरिएबल्स, इफ स्टेटमेंट, सारी चीज़ें हमने उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम मूवमेंट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट हमने किया लास्ट वीडियो सेक्शन के अंदर, तो हमारा कैरेक्टर जो है वो मूव करता है आगे की तरफ, पीछे की तरफ, राइट एंड लेफ़्ट, लेकिन ये फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पीसी जो है वो स्लो पीसी है, लेट्स सपोज, तो मेरे पास ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड होगी, यानी गेम के अंदर मेरा प्लेयर जो है वो आहिस्ता मूव करेगा। लेकिन अगर किसी के पास हाई स्पेक्स कंप्यूटर है तो उसके अंदर हमारा प्लेयर जो है वो स्पीड से मूव करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो टाइम डॉट डेल्टा टाइम ऐड करते हैं। टाइम डॉट डेल्टा टाइम ऐड किया जाता है फॉर मैचिंग द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम, और ये जो है ये स्मूथनेस और स्टेबिलिटी जो है वो पैदा करता है इन दी मूवमेंट। डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है? ट्रांसफॉर्म आपका मेन कंपोनेंट होता है ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अगर आप प्लेयर को सिलेक्ट करें, प्लेन को सिलेक्ट करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो ऑन द टॉप ये आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जो है ये पोजीशन, रोटेशन और स्केल को कॉन्फ़िगर करता है और इसको असाइन करता है। तो हम कोड के अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को गेम के अंदर मूवमेंट देनी है, उसको पोजीशन उसकी चेंज करनी है, उसको रोटेट करना है, उसको स्केल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म के ज़रिए होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आप इम्पॉर्टेंटली समझ लें कि वेक्टर 3 का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर 3 क्या चीज़ है? वेक्टर 3 3 सिमतें हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हमने प्लेयर को सिलेक्ट किया तो आपको ये ब्लू एरो नज़र आ रहा है विच इज़ जी इंडेक्स, और जो कि फॉरवर्ड होती है।
एक्स इंडेक्स ये रेड है और वाई इंडेक्स अप जो है ये वाई एक्सिस है। अगर हम कोड के अंदर लिखते हैं वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड, तो इसका मतलब होता है कि हम जी इंडेक्स पे आगे की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम वेक्टर 3 डॉट बैक लिखेंगे तो माइनस। और अगर हम यहाँ पे वेक्टर 3 डॉट राइट लिखेंगे, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में किया भी था, तो वो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पे जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट, और सिमिलरली फॉर ऑल द थिंग्स। तो अब अगर हमने मूवमेंट को स्मूथ करना है तो हम उसकी डायरेक्शन असाइन करेंगे सबसे पहले, यानी उसने किस सिमत में जाना है। तो हम कहेंगे वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड पे चला जाए फॉर एग्जांपल, और फिर हम उसको स्पीड देंगे। वेक्टर 3 तो हमें पता चल गया जी कि उसने सिमत कौन सी तयन करनी है, लेकिन अब ये नहीं पता किस स्पीड से उसने आगे की तरफ जाना है, या राइट पे जाना है या लेफ़्ट पे जाना है। तो वो फिर हमें स्पीड का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। और फाइनली उनको फ्रेम्स को सारे पीसीज पे स्टेबिलिटी के लिए अकॉर्डिंग टू टाइम हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम का जो है ये कोड है ये हम ऐड करते हैं। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकली एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर कोड लिखा था फॉर मूवमेंट, और उसके अंदर अब हम एक एडिशन करेंगे फॉर स्मूथिंग आउट द मूव। तो हम सिंपली यहाँ पे ये कोड ऐड कर देते हैं। अब हमने स्पीड ऐड कर दी, और फिर हमने कहा कि जब हम डबल की प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, यानी उसने मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है जी? वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जी एक्सिस पे मूव करना है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड, यानी कि जो हमने स्पीड उस पर ऐड करनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। तो ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है और इसको हम बार बार यूज़ करेंगे यूनिटी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसलिए ये मैं इस चीज़ पे हर एक स्टेप टाइम ले रहा हूँ, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपकी बेस मजबूत हो जाती है, आप इनको क्लियरली समझ आते हैं, तो आपको फिर बाद में यूनिटी प्रोग्रामिंग से किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। इस तरह से हमने एस से कोड ऐड कर दिया, और अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। नाउ वी विल प्ले, और होपफुली हमारा करेक्टर उसी तरीके से मूव करेगा। करेक्टर जो है वो हमारा क्यूब है, तो ये देखिए आप, और हम जो है वो फॉरवर्ड पे और बैक पे जो है वो मूव कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और अब हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जाते हैं। ओके, सो नाउ हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने जा रहे हैं। हमने सीख लिया कि एक वेरिएबल जो है वो नेसेसरी होता है, और फिर इफ़ स्टेटमेंट से हम लॉजिक डिफाइन करते हैं। इनपुट से हम कीबोर्ड से इनपुट्स पिक कर सकते हैं, या बटन से, माउस बटन से, या जॉयस्टिक से, या टच कंट्रोल की इनपुट से इनपुट ले सकते हैं। और फिर हमने देखा कि ट्रांसफॉर्म से हम मूवमेंट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जो अभी हम समझने जा रहे हैं वो है गेट कंपोनेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और यहाँ पे आप देखिए, जब भी कोई भी हम ऑब्जेक्ट पिक करते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप देखिए कि उस गेम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बॉक्स कोलाइडर है, माई स्क्रिप्ट है, ये भी एक कंपोनेंट ही होती है, स्क्रिप्ट भी। चाह रहे हैं या उसके अंदर एडिशन करना चाह रहे हैं, तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर उस कंपोनेंट को पिक करना पड़ेगा, और फिर आप उस कंपोनेंट को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी उसको चेंज कर सकते हैं या कुछ भी। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लेयर है, और जैसे कि मैंने आज को थोड़ा सा रिजिड बॉडी वगैरह का पता नहीं बताया था कि नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक बताया था, हाँ, बेसिक्स वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था। तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट पे रिजिड बॉडी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड कर दिया। रिजिड बॉडी कंपोनेंट फिज़िक्स के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रेविटी हमने इनेबल कर रखी है,
और बेसिक जो हमने ये ऐड किया रिजिड बॉडी कंपोनेंट, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। तो अब अगर हम प्ले करेंगे तो ये क्यूब नीचे जाके ग्राउंड पे गिरेगा, ये देखिए आप, ठीक होगा। अब इस ऑब्जेक्ट पे हमारी ग्रेविटी जो है वो अप्लाई होगी, ये देखिए आप, ओके। तो अब ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब हम इस रिजिड बॉडी को एक्सेस करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम फोर्स अप्लाई करें या हम ग्रेविटी को चेक अनचेक करें या किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके मास हम चेंज करना चाह रहे हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, वो हम कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन बाय स्क्रिप्ट, लेकिन पहले हमें इस कंपोनेंट को एक्सेस करना होगा। तो अब इस कंपोनेंट को एक्सेस करने का तरीका कार ये होता है कि सबसे पहले उसको हमें डिफाइन करना होता है। सो फॉर एग्जांपल हमने रिजिड बॉडी को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर बी, और बल्कि उससे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि ये वेरिएबल की कौन सी टाइप है। जैसे कि हमने इंट एक टाइप देखी थी, फ्लोट देखी थी, ओके, और इस तरह से कुछ टाइप्स देखी थी। तो कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम एज ए टाइप ही यूज़ करते हैं और वो यूनिटी रिलेटेड होती हैं। तो रिजिड बॉडी जब आपने ऐड करनी है तो हम यहाँ पे रिजिड बॉडी टाइप करेंगे, तो ये हमने वेरिएबल टाइप एक असाइन कर दी जो कि रिजिड बॉडी है, ओके। और फिर हम इसको नाम दे देते हैं आर बी एंड देन कॉलन दे दिया। अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया आर बी के नाम से। अब इस रिजिड बॉडी को हम इस स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ अगर करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर हमें नॉट इन अपडेट, ओके। इस चीज़ को याद रखें कि हमेशा जब भी आप कॉल रिजिड बॉडी को या किसी भी कंपोनेंट को आपने पिक करना, तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर आपने पिक करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे आर बी इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे हमने गेट कंपोनेंट किया। अब कौन सा कंपोनेंट हमने पिक करना है, तो उस कंपोनेंट का नाम है रिजिड बॉडी, और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट्स डाल के इंटर कर देते हैं। अब आपको समझ आ गई कि हमने हर कंपोनेंट जब जो भी आपने फॉर एग्जांपल आपको कोड लिखते हैं यहाँ पे अपडेट के अंदर या कहीं भी रिलेटेड टू रिजिड बॉडी और ये इंक्लूड नहीं करते, तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि ट्रांसफॉर्म है, तो वो तो चलें सिंपली हम स्क्रिप्ट से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती इसको पिक करना। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पिक करना ज़रूरी होता है, जैसे कि एनिमेटर कंपोनेंट है फॉर एग्जाम्पल। इसको भी ट्राई करेंगे। अब इसको अगर हमने मॉडिफाई करना है, एनिमेटर को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमेटर और फिर इसको कुछ भी नाम दे दें आप, फॉर एग्जांपल एनएम, और फिर इसको पिक करना है हमने, तो हम कहेंगे एनएम इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट, और फिर यहाँ पे हम कहेंगे एनिमेटर। अब आपको ये स्टेप जो है वो समझ में आ गया, ओके। तो अब हम इसका प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखते हैं, और हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखते हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले एक फोर्स का वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने रिजिड बॉडी को पिक किया। अब ये रिजिड बॉडी याद रखें, ये जो स्क्रिप्ट जिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये रिजिड बॉडी का कंपोनेंट मौजूद है, ओके। तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको जो है वो कॉल कर रहे हैं। तो हमने रिजिड बॉडी को पिक किया, स्टार्ट के अंदर हमने इसको इंस्टेंशिएट कर दिया। अब हम कोई भी कोड जो कि रिलेटेड होता है रिजिड बॉडी से, वो हम लिख सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम अपडेट के अंदर कहते हैं कि अगर हम गेट की करते हैं स्पेस, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगी। फोर्स का ये जो फोर्स है ना, ऐड फोर्स, ये रिलेटेड है टू रिजिड बॉडी, ओके।
और यहाँ पे ये रिजिड बॉडी का ऑब्जेक्ट है फोर्स। तो अगर आपने फोर्स अप्लाई करनी है किसी ऑब्जेक्ट पे तो हम रिजिड बॉडी पहले उसको ऐड करना पड़ेगा। अब हमने कहा जी ऐड फोर्स, और हमने कहा फोर्स किस साइड पे हो, फॉरवर्ड की तरफ हो, राइट हो, लेफ्ट हो या अपवर्ड हो। तो हमने कहा अपवर्ड, यानी वाई एक्सिस पे अपवर्ड। और इसको अब हमने डेफिनेटली वैल्यू भी तो देनी है, इसकी स्पीड आप कह रहे हैं, फोर्स कह रहे हैं, डेफिनेटली फोर्स है तो फिर हमने फोर्स का वेरिएबल नाम ही रखा और इसको फोर्स हमने दे दी 5F की। तो अब जब हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट हवा के अंदर जाएगा, जंप करेगा, ओके। और चूंकि ग्रेविटी मौजूद है तो वो फिर वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। तो लेट्स गो बैक टू द यूनिटी, और यहाँ पे हम जाते हैं और ये देखिए अभी जब हम प्ले करेंगे तो रिजिड बॉडी ऐड है तो ये खुद ब खुद नीचे जाके लगेगा, ओके। अब हम जब स्पेस की प्रेस करेंगे, लेट्स प्रेस द स्पेस, तो ये देखिए आप, अगर हम इसको स्पेस की को प्रेस करके रखेंगे तो ये ऊपर जाता चला जाएगा। ये देखिए छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा ग्राउंड के ऊपर, ये देखिए क्योंकि ग्रेविटी मौजूद है। और ये देखिए आप जहाँ तक, क्यों कि हमने गेट की कोड यूज़ किया। अगर हम इसकी जगह गेट की डाउन यूज़ कर लें तो ये सिर्फ एक दफ़ा जंप करेगा, ओके। तो लेट्स गो बैक, और यहाँ पे हम इसको अनप्ले करते हैं और दोबारा से प्ले करते हैं, अनप्ले करके। और अब आप देखेंगे कि जब हम स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये एक दफ़ा जंप करेगा सिर्फ, ये देखिए आप, बहुत छोटा जंप करता है क्योंकि फोर्स मेरे ख्याल से बहुत कम है। और अगर हम यहाँ पे जाएं और फोर्स हमने चूँकि पब्लिक नहीं की हुई है, पब्लिक है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, गेट की डाउन, गेट कोड डॉट स्पेस, तो व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा हाँ सॉरी, ये यहाँ पे आ रही है, मैं यहाँ पे उसको ढूंढ रहा हूँ ना, सॉरी फॉर दैट। तो ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, हाँ ठीक होगा, इसको अनप्ले करें। एक्चुअली मेरी आई साइड भी थोड़ी वीक है। और यहाँ पे हम आते हैं और इसको 50 कर लेते हैं, और अब हम इसको दोबारा से प्ले करते हैं। सॉरी, मैंने वो अभी कर लेते हैं ड्यूरिंग द गेम प्ले, और इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए अब आप, ये जंप करता है, छोटा सा जंप आपको नज़र आ रहा है, 500 कर दें। ये अब आप देखें, ये बड़ा जंप किया इसने और वापस आ गया ग्राउंड पे, 1000 कर दें। तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये ऊपर गया और वापस आ गया, लेकिन अब ये एक ही दफ़ा ऊपर जाएगा, ओके। इस की को प्रेस करके रखना नहीं है आपने, की डाउन हमने यूज़ किया फंक्शन, तो इसलिए ये सिर्फ एक दफ़ा की प्रेस करने से ऊपर जाता है, ये देखिए आप, ठीक होगा। तो अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि हाउ वी कैन यूज़, वी कैन गेट द कंपोनेंट्स। आपने ऑडियो को पिक करना है, ऑडियो सोर्स को, तो कंपोनेंट को पिक करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कंपोनेंट्स को पहले पिक करना पड़ता है। Actually manipulate or change the values of that specific component. I hope आपको get component की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारी फ़ेज़ 2 जो है वो मुकम्मल हुई। जैसे कि मैंने पहले आपको जो फेजेस बताई थी कि हम इतनी फेजेस के अंदर जो है वो गेम डेवलपमेंट सीखेंगे। तो फेज़ 2 के अंदर हमने बेसिक स्क्रिप्टिंग को समझना था, सीखना था, और नेक्स्ट फेज़ जो है वो गेम प्ले सिस्टम्स होगी। और अब तक हम फेज़ 2 में स्क्रिप्टिंग समझ चुके हैं, मूवमेंट बना चुके हैं, इनपुट लॉजिक्स एंड कंपोनेंट्स यूज़ कर चुके हैं। लेकिन अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा बिगिनर्स यूनिटी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियों पर अटक जाते हैं।
इस स्टेप में मैं आपको वो गलतियां दिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, ताकि आप उनसे बच सकें। स्टेप 1 जो है वो है स्क्रिप्ट गेम ऑब्जेक्ट्स पर अटैच नहीं। सबसे कॉमन गलती जो कि होती है वो होती है कि यूजली जो स्टूडेंट्स हैं, डेव्स हैं, वो जो है वो मूव कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल आपने स्क्रिप्ट लिख ली, ये वाली स्क्रिप्ट हमने लिख ली और हम इसको जंप करना चाह रहे हैं, और जब हम प्ले करेंगे और जंप करेंगे तो नथिंग विल हैपन। ये देखिए आप 500 फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे, नथिंग विल हैपन। जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। और उसकी वजह ये होती है कि आप मिस कर देते हैं स्क्रिप्ट को ऐड करना ऑन दी गेम ऑब्जेक्ट। और एक और मिस्टेक ये होती है कि आप ऐड तो कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से अनचेक भी हो जाती है कई दफ़ा स्क्रिप्ट। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि न्यू डेवलपर्स जो है वो करते हैं, और इसकी वजह से उनका सिस्टम चल नहीं रहा होता, वो बड़े परेशान हो जाते हैं, वाई यूनिटी इज़ नॉट वर्किंग। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक होती है बिगिनर से, वो होती है मिसमैच ऑफ द नेम ऑफ स्क्रिप्ट। सो फॉर एग्जांपल आपने कहीं से कोड कॉपी किया, पेस्ट किया। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं एक नई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, C# स्क्रिप्ट, और इसको बोलता हूँ प्लेयर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे ये हमने एक प्लेयर की स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल बनाई, और इसके अंदर हमने कहीं से कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। अब वो जो कोड था हमने पूरा का पूरा पेस्ट किया, और वहाँ पे प्लेयर स्क्रिप्ट की बजाय सिर्फ प्लेयर लिखा था उस स्क्रिप्ट के अंदर। तो जब ये हमने किया तो अब आपका ये जो नेम ऑफ स्क्रिप्ट है ये मिसमैच हो गया फ्रॉम दिस क्लास। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। तो अब हम जब इस प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे और फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम प्लेयर स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं, तो जब ये हम ऐड करेंगे, यहाँ पे तो ये ऐड करेंगे तो ये देखें ऐड ही नहीं हो रही होगी और ये एरर दे रही होगी। तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है जी? तो ये आपने चेक कर लेना है कि इसका नाम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए विद स्क्रिप्ट नेम। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि बिगिनर्स कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ आपने प्लेयर पे स्क्रिप्ट को ज़रूर देख लेना है, स्क्रिप्ट हमारी ऐड है कि नहीं है। दूसरा, हमने इसकी नेम जो मोनो बिहेवियर क्लास का है वो सेम होना चाहिए विद स्क्रिप्ट नेम। दूसरा, एक और मिस्टेक जो बार बार हो रही होती है कि यूजुअली जिस तरह से हमने रिजिड बॉडी को कॉल किया, तो यूजुअली कई नए डेवलपर्स जो हैं उसको देते हैं फॉर एग्जांपल गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे रिजिड बॉडी यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, और फिर वो किसी और फंक्शन में फॉर एग्जांपल अपडेट में भी उसको ऐड कर देंगे गलती से। और ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसकी वजह से भी आपका सिस्टम ब्रेक हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने अब एक फंक्शन के अंदर या स्टार्ट फंक्शन के अंदर ही सिर्फ गेट करने हैं कंपोनेंट्स, और उनको फिर बार बार रिपीट नहीं करना सेम कोड को। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर रहे होते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि यूजुअली हो रही होती हैं। आल्सो कॉलम्स कई दफ़ा मिस कर देता है बंदा, और बहुत सारी चीज़ें जिनको आप कॉमनली मिस्टेक्स और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक जो कि 3 मेन मिस्टेक्स मेरे जहन में आ रही हैं, ये आपसे हो जाती हैं। हमने इस फेज़ के अंदर बिगिनर को समझा, बिगिनर C# स्क्रिप्टिंग को समझा, और नेक्स्ट फेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जिसके अंदर हम प्रॉपरली प्लेयर सिस्टम्स क्रिएट करेंगे, प्लेयर मूवमेंट, प्लेयर इनपुट्स, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इस प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और उसको समझेंगे। और डेफिनेटली नेक्स्ट संडे को वो वाली वीडियो आ रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।